अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे आज हम। और अगर आप ये चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम्स में एज मिलेगा। बिकॉज करंट अफेयर्स आपको जैसे पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जितने भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज और यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहले हम आज के कंटेंट सेक्शन देख लेते हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट सेक्शन के अंदर हमारे पास आज 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारी ज़िंदगी से भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत डिस्टर्बिंग फिनोमिना है और इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो हम खुद हैं। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि अगर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अगर हम नहीं सॉल्व कर पाए तो हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई है, और इस रिपोर्ट को जो कमीशन किया है वो IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट ने इनफैक्ट ये बोल दिया है कि रेड अलार्म रेज कर दिया है। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि हमने अभी रेड अलार्म रेज कर दिया है कि अगर आज हम क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आने वाली जनरेशन्स को। तो इनकी 6th रिपोर्ट आई है, और इसका जो रिपोर्ट के जो बेसिकली जो हमारे वो हैं नाम है रिपोर्ट का, वो है फिज़िकल साइंस बेसिस। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स को और जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स हैं या जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं या सिटीजन्स हैं, सोसाइटी है, तो उनको यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ साइंस को फॉलो करें और पॉलिटिक्स और ऐसी फालतू की चीज़ों को इग्नोर करें अगर आपको क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं, ये आ रही है कंटेंट सेक्शन में चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल, अमेंडमेंट बिल पास किया गया है जो अरुणाचल प्रदेश ने प्रपोज किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया। इसके बारे में देखेंगे। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये भी न्यूज़ में था, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रिपोर्ट लेके आई है जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है इनकी। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बहुत बुरे सिचुएशन में जो है हमारी मदर अर्थ जा रही है। तो काफ़ी जो है डेंजरस हो सकता है अगर इस रिपोर्ट को हम एनालाइज करें। तो पहले हम देख लेते हैं, इस रिपोर्ट का नाम है फिजिकल साइंस बेसिस। तो रिपोर्ट का जो जैसे मतलब है फिजिकल साइंस बेसिस का कहने का मतलब है कि रिपोर्ट ये बोल रही है कि आप प्लीज फिजिकल साइंस के ऊपर फोकस करें क्लाइमेट चेंज की, रादर देन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, तो वो चीज़ों को इग्नोर करके फिजिकल साइंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इसको इन्होंने बोला कि समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स है ये रिपोर्ट, तो आप इस रिपोर्ट को जो है रेफर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा ऑथर्स ने कमीशन किया है और 14,000 इसकी इंडिविजुअल स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा देख लेते हैं इस रिपोर्ट में की टेकअवेज़ क्या है। की टेकअवेज़ का मतलब है कि रिपोर्ट में ऐसे 5-6 हाईलाइटेड एरियाज़ कैसे हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हाईलाइटेड एरिया टॉक्स अबाउट ओवरशूट। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, ओवरशूट का मतलब है कि कब वो टाइम आएगा जब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर का टेम्परेचर ब्रीच कर जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम को ओवरशूट बोला जाता है। तो अभी इन्होंने बोला है कि गुड बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तो डेफिनेटली हम जो है रीच करेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। अगर हमने आज एक्शंस ले भी लिए फिर भी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस रीच करेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये। और हेलो ओवरशूट का मतलब है कि ओवरशूट तो होगा ही होगा। तो जैसे आपको पता है पेरिस अग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन्होंने टारगेट्स लगाए थे, लेकिन वो टारगेट शायद ना अचीव कर पाए ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे काम हैं, जिस हिसाब से अभी भी हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की रिलीज कर रहे हैं, तो शायद 1.5 डिग्री सेल्सियस हम ना जो है वो टारगेट अचीव कर पाए। तो जैसे आप इन्होंने ये पूरा का पूरा चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये चार्ट जो है उस चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करूं तो देखिए, इस चार्ट की अगर बात करते हैं तो ये चार्ट आपका 19 यहाँ से शुरू हो जाता है 1918 से, और ये चार्ट दिखा रहा है कि कितना आपका टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो है वो बढ़ रहा है। तो चार्ट 1980 पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 डिग्री नीचे था टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 2020 तक ये 1 डिग्री से नीचे ही है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 डिग्री के ऊपर चला जा चुका है। लेकिन 2020 के बाद ये अगर इसमें कुछ चेंजेस ना आए तो 2040 तक ये 1.5 डिग्री को ब्रीच कर जाएगा। तो चार्ट ये बोलता है कि अगर बिजनेस एज यूजुअल रहा तो 2040 तक हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर चले जाएंगे। अगर हमने कुछ एक्शंस लिए तो वो एक्शंस के बेसिस के ऊपर शायद इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डिले कर सकते हैं। डिले इन द सेंस कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2040 की जगह पे हम 2060 तक भी लेके जा सकते हैं अगर हमने कुछ एक्शंस लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये रिपोर्ट कहती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ब्रीच तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई मर्जी के चाहे कुछ भी कोई भी केस सिनारियो जो है वो देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, या सेकेंड न्यूज़ नहीं, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इनका हाईलाइटेड एरिया है वो है हमारे, इन्होंने बोला है कि जो नेचुरल एलाइज हैं हमारे, नेचुरल एलाइज का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ जैसे फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, ये हमारे नेचुरल एलीज हैं। लेकिन ये नेचुरल एलीज जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी वीकन हो रहे हैं। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे फॉरेस्ट, हमारे ओशंस, ये सारे जो नेचुरल एलीज हैं हमारे, ये भी वीकन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से जो ये क्लाइमेट चेंज है ये एक्सएसर्बेट हो जाएगा और एग्रेवेट हो जाएगा बिकॉज नेचुरल एलीज मिसिंग हैं। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट इनका की टेक अवे ये है कि जैसे आपको पता है कि अभी अभी वहाँ पे रिकॉर्ड टेम्परेचर्स जो है ब्रिटिश कोलंबिया में रिकॉर्ड टेम्परेचर्स देखे गए। उसके बाद वाइल्ड फायर्स, आपको पता है कि काफ़ी जगह पे वाइल्ड फायर्स हुए। इंडिया के अंदर ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं, और डेफिनेटली हीट वेव्स जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो कई लोग बोलते हैं कि शायद इसकी कनेक्शन हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो सारी चीज़ें हो जाती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद उसके पीछे कोई साइंस नहीं है और हम सब चीज़ों को क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये बोलती है कि नहीं, हमने एनालिसिस किया है और क्लाइमेट चेंज ही हमें लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ऐसी जो इवेंट्स हैं वो इंटेंसिफाई और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। तो इनके साइंटिफिक एनालिसिस से ये कंफर्म हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज इज टू बी ब्लेम्ड ऑन ऑल दीज स्टैंड अलोन इवेंट्स जो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट इनका जो की टेक अवे इस रिपोर्ट का ये है कि जो हमारे जो सी लेवल है, सी लेवल राइज भी कर रहा है, हायर हो रहा है, और हायर के साथ साथ बड़ा डेंजरस है कि ये बहुत जल्दी राइज कर रहा है। तो अगर इस रिपोर्ट की आप डिटेल्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये चेंजेस इन द सी लेवल 1800 से लेके 2000 एंड 2100 तक कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सी लेवल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था टिल 2000 तक, लेकिन 2000 के बाद सी लेवल में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और सी लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। इसका इफेक्ट इंडिया पे भी हो सकता है, इसका इफेक्ट हमारे देश के कोस्टल सिटीज़ जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम या और भी ऐसी कोस्टल सिटीज़ है जैसे कलकत्ता, ऐसी सिटीज़ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और दुनिया में ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जिनको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है। तो काफ़ी डेंजरस जो है रिपोर्ट में हाइलाइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट इनके डिटेल पे जाएं तो पांचवी डिटेल ये आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि जो मीथेन है, अभी तक सिर्फ फोकस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर था कि CO2 को रिड्यूस करना है, CO2 को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि CO2 के साथ साथ हमें मीथेन के ऊपर फोकस करने की भी ज़रूरत है बिकॉज इसके भी लेवल्स राइज हो रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, मीथेन जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो राइस फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स हैं, या फिर हमारी जो कैटल है, ये मेन प्रोड्यूसर है मीथेन की। तो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर को जनरली बोला जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेन रीज़न है मीथेन की प्रोडक्शन की या मीथेन की के सोर्स हैं। तो उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है अगर हमें क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर पाई चार्ट के ऊपर फोकस करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये पाई चार्ट फोकसेस ऑन के कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यूएस ने मैनेज किया, और उसके अंदर CO2 तो डेफिनेटली इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स, लेकिन मीथेन का भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़्यादा है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट की जो हाइलाइट्स हैं ये काफ़ी डेंजरस हैं। जैसे आपको बताया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या है ना हमारे पॉलिसी मेकर्स या हमारे एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, वैसे तो सब लोग ही इस चीज़ के साथ कंसर्न्ड हैं, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी कॉरपोरेट्स, हम खुद कैसे एक्शंस ले सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब IPCC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज ये रिपोर्ट इनकी तरफ से पब्लिश की गई है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में सेटअप की गई थी, और इसके अंदर जो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने सेटअप किया था वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी। एक थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी थी हमारी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इनके 3 मेन काम हैं। पहला काम है इनका रेगुलर असेसमेंट्स करना क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज़ को। और आपको जैसे पता है कि इन्होंने 6th ये रिपोर्ट थी, तो इनकी पहले 5 रिपोर्ट्स आई हैं, तो हर 4, 5, 6 साल बाद ये रिपोर्ट लेके आते हैं असेस करने के लिए कि कितना क्लाइमेट चेंज हो चुका है और उससे क्या इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता। सेकेंड, ये डेफिनेटली करते हैं कि उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स और फ्यूचर रिस्क्स क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज कितना होगा, हमारे ग्लेशियर्स कितने मेल्ट होंगे, या जो एक्सट्रीम इवेंट्स हम देखने को मिल रहे हैं ये कितना फ्रीक्वेंट और कितने इंटेंसिफाई होंगे, वो सारी चीज़ें ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। और उसके बाद डेफिनेटली ये रिपोर्ट हमें सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है कि क्या ऑप्शंस हमारे वर्ल्ड के पास, हमारे नेशंस के पास हो सकते हैं टू अडेप्ट और टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और मैंने जैसे आपको बताया कि 6 रिपोर्ट्स अभी तक ये जो है पब्लिश कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये है हमारी 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश में से कुछ ट्राइब्स जो थे उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है और कुछ ट्राइब्स को ऐड कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी। तो जैसे आपको पता है कि ओरिजिनल लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब्स मतलब ओरिजिनल लिस्ट में थी, लेकिन इसके अलावा प्रपोज चेंजेस जो है, जैसे अभोर ट्राइब जो थी उसको अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में से जो है डिलीट कर दिया गया है। लेकिन कुछ नई जो हमारी नई ट्राइब्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है, जैसे मिशमी ट्राइब, मोनपा ट्राइब, नोक्टे, ये सारी ट्राइब्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनको नई ट्राइब्स को ऐड कर दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो आप देखिए ये हमारे देश की 7 सिस्टर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारे देश में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और बिल्कुल हमारे देश में ये वाली जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर है, और चाइना के साथ इसका जो है बॉर्डर वो लगता है। अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में भी रहता है बिकॉज चाइना ट्राइज कि अरुणाचल प्रदेश उनका जो है वो हिस्सा बन जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी यहाँ पे मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से हम इस टेरिटरी को चाइना के साथ लड़ पड़ेंगे लेकिन देंगे नहीं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है एक इम्पॉर्टेंट मिशन, और ये मिशन आ रहा है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम के ऊपर। तो आपको जैसे पता ही है सब लोगों को, जैसे हम खाना खाते हैं और खाने में हम तेल यूज़ करते हैं, आपको पता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑयल्स हैं हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल, कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल, कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो बहुत कंपनीज़ हैं हमारे देश में जो ये पूरा का पूरा ऑयल का बिज़नेस करती हैं।
है ना, डिफरेंट फॉर्च्यून है, नीरज है, तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये ऑयल का बिजनेस करती हैं। अब ये जो सारा ऑयल है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है या पाम ऑयल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल होता है पाम ऑयल, तो ये पाम ऑयल पाम ट्रीज के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं और उसके बाद हम पाम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे इसमें आपने देखा है, और इसमें से हम पूरा का पूरा जो है वो ऑयल निकालते हैं और फाइनली फिर ये कंपनीज वो ऑयल को आपके पास भेजती हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज एक नेशनल मिशन लॉन्च किया गया है एडिबल ऑयल के लिए। बिफोर दैट पहले इस चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ये चार्ट 2021 के अंदर ऑयल के प्राइसेस आपको पता है काफ़ी ऊपर चले गए थे, और ऑयल में अकेला क्रूड ऑयल नहीं था, इवन हमारा ये जो एडिबल ऑयल था जिसको हम कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, इसके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे। फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा एग्जांपल लगा के चले, ये मई 2020 और मई 2021 2 ईयर्स के बीच में जो है ये मॉनिटर करता है। तो अगर हम मई 2020 की बात करें तो मैं अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करूं तो मस्टर्ड ऑयल का जो रेट था वो इतना था, लेकिन मई 2020 एक साल बाद उसका रेट जो था वो ऑलमोस्ट 171 रुपीज़ हो गया। तो 44% का देखने को मिल रहा है कि 44% एप्रीशिएट हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें सनफ्लावर ऑयल की, तो सनफ्लावर ऑयल ने तो और भी ज़्यादा एप्रीशिएट हुआ, ऑलमोस्ट 56% से इसका जो है वो एप्रीशिएट हुआ। और अगर हम बात करें पाम ऑयल, जो हमारे देश में काफ़ी जो जैसे चिप्स हैं या ओट्स हैं उसमें जाता है, तो पाम ऑयल के बीच में भी काफ़ी इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो देखने को मिली। तो अकेली हमारे जो फ्यूल ऑयल्स हैं उसमें जो है वो महंगाई नहीं देखने को मिली, लेकिन हमारे एडिबल ऑयल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम देखते हैं कि ये एडिबल ऑयल की डिमांड तो हमारे देश में बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली जैसे मर्जी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन हम ये जो पूरा का पूरा ऑयल है, पाम ऑयल स्पेशली, ये हम खुद अपनी डिमांड को नहीं मीट कर पाते, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपोर्ट किया जाता है बाहर से। और मेन जो इंपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो मेन इंपोर्टिंग कंट्री है जहां से ये पूरा इंपोर्ट किया जाता है, वो है साउथ ईस्ट एशिया के 2 इंपॉर्टेंट नेशंस, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा ये ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो, मलेशिया से और इंडोनेशिया से मिला के 2.3 मिलियन टन्स ऑयल जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया। जैसे डेटा कह रहा है 2017 में इंडिया ने 10.8 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल कंज्यूम किया, जिसमें से ऑलमोस्ट 10.36 मिलियन टन्स इंपोर्ट किया गया फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंट है हम ऑयल के ऊपर, अकेला हम फ्यूल ऑयल के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, इवन हम क्रेडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के ऊपर भी हम जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर आप देखो तो प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है इंडिया का। अब ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इवन एडिबल ऑयल्स के भी काफ़ी ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से हमारे देश में जो क्रूड ऑयल, जो हमारा एडिबल ऑयल था, जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनका भी जो है प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था। अब इसके रीजंस क्या हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारे देश में हम इन ऑयल, पाम ऑयल्स की कल्टीवेशन नहीं करते हैं, और या फिर जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और सारा का सारा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे इस मैप में अगर देखो तो मैप में आपको प्रॉपर दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पे इसका पोटेंशियल है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर ऑलमोस्ट इतने एरियाज़ के अंदर हम ऑयल पाम की कल्टिवेशन कर सकते हैं। सिमिलरली कर्नाटका के अंदर हमारे पास बहुत एरिया है जहाँ पे हम ऑयल पाम की कल्टिवेशन कर सकते हैं, है ना। और आप देख रहे हो, है ना, इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी हमारे पास काफ़ी, मिजोरम जैसे एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी एरिया है जहाँ पे वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि ऑयल पाम की कल्टिवेशन वहाँ पे भी हो सकती है। तो इस वजह से इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम ये मिशन करेंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 11,000 करोड़, जैसे आप देख पा रहे हो 11,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने 5 साल में अगले देने की बात की है। इससे होगा क्या कि ये गवर्नमेंट बोल रही है कि 60% है ना हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी, 60%, और एडिबल ऑयल प्रोडक्शन 10.5 मिलियन टन से 18 मिलियन टन तक जो है हम जनरेट कर देंगे। इसके बहुत बेनिफिट्स होंगे, कंज्यूमर को बेनिफिट होंगे कि चीप ऑयल मिलेगा, और फार्मर्स को बेनिफिट होंगे कि उनको एक एडिशनल इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी।
तो चलिए लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये है हमारी एक कल्चर से आ रही है, एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एस्टैब्लिश करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। और ये एस्टैब्लिश कहाँ पे हो रहा है? नोएडा के अंदर। तो आपको पता है नोएडा जो एनसीआर मिलाई करता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, तो वहाँ पे इसको सेट किया जा रहा है। अब इसका फोकस क्या होगा? फोकस ये होगा कि जितनी भी हमारे देश में हेरिटेज साइट्स हैं, तो आपको जैसे पता है कि हेरिटेज साइट्स जैसे जितनी भी ये मेन हेरिटेज साइट्स हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, और इसके अलावा और भी काफ़ी हमारे देश में ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं, गोल्डन टेम्पल। तो ऐसी हेरिटेज साइट्स की कंजर्वेशन और ऑब्वियसली बात है इनको बचाना है और इनके ऊपर रिसर्च भी करना है, तो ये सारा फोकस करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में इवन कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे, पीएचडी और मास्टर्स के कोर्सेज, और डेफिनेटली जैसे आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, ये सारे एनालिसिस जो हैं उसके अंदर इस पे फोकस किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।